आप सभी को नमस्कार। सक्षम यात्रा के इस अगले पड़ाव में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आप सबको आज बिहार ले चलते हैं और फिर बिहार से आगे जिला मधुबनी ले चलते हैं और फिर वहाँ से आगे एक छोटे से गांव मधुबनी के सौराष्ट्र ले चलते हैं। उस गांव के एक मशहूर कवि श्री शंभू शेखर जी आज हमारे साथ हैं। ये कहना कि अब वो उस गांव के हैं, वो मधुबनी के हैं, वो बिहार के हैं, ये कतई ठीक नहीं होगा। अब ये कहा जाना चाहिए कि अब हमारे कवि शंभू शेखर जी पूरे देश के हैं। ना वो केवल भारत के हैं बल्कि उन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत का नाम कवियों की जमात में पहुंचाया है उसकी बेहद तारीफ़ की जानी चाहिए और उसके लिए उन्हें बेहद शुक्रिया किया जाना चाहिए। तो आइए मिलते हैं कवि शंभू शेखर जी से। सर नमस्कार, कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार कर लिया और हमें इस इंटरव्यू की इजाज़त दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर यूँ तो बहुत मन करता आपसे बहुत सारी बातें करें, बहुत सारी बातें सुने, लेकिन शुरू ऐसे करना चाहते हैं कि ये कैसे कब आपने जाना कि अब आपके अंदर का एक कवि है और वो हिंडोले मार रहा है और वो निकल कर बाहर आएगा? देखिए एक्चुअली क्या है कि जो हमारा स्कूल है जी, जहाँ पे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं जी, वो सिर्फ शिक्षा का केंद्र तो होता नहीं। बिल्कुल सर। मतलब अगर हम स्टडी से लें तो जी, सिर्फ स्टडी नहीं होता, वहाँ पर हम बहुत कुछ ऐसा सीखते हैं जो जीवन भर हमारे काम आता है। बिल्कुल। चाहे वो हम अपने अध्यापकों के अनुभव से सीखें या बच्चों के साथ से सीखें या होने वाले और भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ जो स्कूल में होती है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे पूरे घर में, मेरे पूरे खानदान में, मेरे पूरे ना पिताजी की तरफ से ना माताजी की तरफ से दूर दूर तक ये वाले कीटाणु किसी के अंदर नहीं थे जी। तो इसलिए मैं ये मान के चलिए कि घर से कुछ मिला, विरासत में मिला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरे स्कूल में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती थी जी, जिसमें से भाषण प्रतियोगिता, फिर स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता या कविता पाठ प्रतियोगिता। तो कविता पाठ प्रतियोगिता में तो आप किसी की भी कविता को सुना सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता में ये नियम रहता था कि आपको अपनी सुनानी। तो मैंने एक चीज देखा कि जो स्वरचित कविता वाले बच्चे थे उनको ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता था और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो प्रोग्राम कई बार होते थे 4-5 स्कूलों का मिला के, जी, जोन के स्कूल मिला के, जी, उसमें प्राइज मनी भी होती थी जी। ये मैं आपको 7वीं-8वीं क्लास की बात बता रहा हूँ जी। तो मूल रूप से तो मैं बिहार में पैदा हुआ और मेरी प्राइमरी की पढ़ाई मतलब 5वीं तक की वहीं हुई। उसके बाद मेरी दिल्ली में पढ़ाई हुई। तो मैंने दिल्ली के स्कूलों में कंपटीशन कर करके कवि बन गया। अच्छा जी। खाली कंपटीशन में जाता था और स्कूल मुझे भेजता था, मेरे साथ में मेरे टीचर जाते थे और बस वहाँ पे मैं कविताएं सुनाता था। तो धीरे धीरे मुझे ये भी पता लगने लगा कि किस तरह की कविताओं को प्राइज मिलता है। अच्छा जी। तो मेरी जो ये शुरुआत हुई दरअसल स्कूल टाइम से हो गई थी और वो सिर्फ इसलिए हो पाई क्योंकि स्कूलों में एक जो हमारे शिक्षा के अतिरिक्त के जो काम है जी, उस कारण से मैं निकल करके बाहर आ पाया। तो मेरी शुरुआत दरअसल स्कूल टाइम से हुई और कॉलेज तक आते आते आपको हैरानी होगी गुप्ता जी कि मैं फर्स्ट ईयर खत्म होते होते तक पेड पोएट बन चुका था जी। मतलब लोग मुझे पैसा देके बुला करके सुनना चाहते थे जी, भले ही कम पैसा देते थे, यात्रा भत्ता ही समझ के चलिए उसे आप ऐसा, लेकिन एक बड़ा एप्रिसिएशन था और बस वहीं से गाड़ी चल पड़ी और आज आपके साथ बैठे हैं जी। तो इसके कहने का अगर मैं अर्थ समझूं तो जब आप मतलब स्कूल में थे तो आपको पता लग गया था कि मेरे अंदर का स्वरचित कवि। एक चीज और था जी। एक चीज क्या था कि मेरे घर में सभी वर्किंग क्लास थे जी, मतलब सरकार की नौकरी करते थे सर्विस क्लास में। तो सुबह जो है वो 7 बजे निकलते थे क्योंकि उनको 8 बजे 8:30 बजे ऑफिस ज्वाइन करना पड़ता था जी। शाम को 5 बजे तक ऑफिस चलता था। तो घर में 5 बजे उठना, दोपहर का खाना बनाना, अपने लिए नाश्ता करना और संडे की छुट्टी होती थी उसमें लड़ना, एक आम भारतीय परिवारों की ये है जी, जी। तो मैंने ये सोच लिया था कि यार मैं नौकरी नहीं करूंगा जी। मतलब फिर तो मैं
हमेशा स्कूल ही जाता रहूंगा। जी जी मतलब नौकरी जस्ट लाइक कि आप स्कूल जा रहे हैं जी तो पहले आप स्कूल टाइम पे मान के चलो 6 घंटा स्कूल जाते हैं, जी बाद में आप 8 घंटा स्कूल जाने जैसा हो गया। जी बल्कि आपको तो बचपन में जब आप स्कूल में जाते तो और बस्ता भर भर के जाते हैं, राइट, वो तो मतलब ऑफिस बैग से भी भारी होता है। भारी होता है। तो मैंने सोच लिया था कि मैं जो है वो नौकरी नहीं करूंगा। जी अब करूंगा क्या ये तय नहीं था। जी तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि कविताओं से पैसे कमाए जा सकते हैं जी या इसके लिए लोग इतना प्रेम सम्मान देंगे कि एक अच्छी लग्जरियस लाइफ को अफोर्ड किया जा सकता है। जी तो बस ये था कि बस वो शुरुआत चल पड़ा, मन के अंदर नौकरी ना करने का संकल्प जी और नौकरी से अलग कुछ अपना करने का एक इरादा, बिल्कुल, इसने मुझे जो है इस तरफ मेरा रुझान किया। बहुत अच्छा। अभी सर आपने बताया कि खाने बनाने की जिम्मेदारी आपकी होती थी और कुछ पीछे से, तो शायद इसी की वजह से आप बहुत सारे खाने, बहुत सारी अलग अलग तरह के खाने बना लेते हैं। हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या है कि एक चीज समझ के चलिए, जो अच्छा खाना चाहते हैं जी, उनकी एक बड़ी खासियत ये होती है कि वो अच्छा बनाना भी जानते हैं। अच्छा जी, हाँ, क्योंकि जो स्वाद है ना जी, ये दरअसल हमारे भीतर है, ये मसालों में नहीं है। राइट, अगर मसालों में स्वाद होता तो सभी जगह एक ही जैसा खाना मिलता। राइट, सभी सेम मसाले यूज कर रहे हैं, जी जी, क्वांटिटी ऊपर नीचे। ये एक्चुअली खाना जो है ये इंटेंशन से बनता है। जी, तो मुझे जो है ना खाने का इतना शौक था, अच्छी अच्छी और वैरायटीज खाने का। इवन अभी भी मैं जब कभी खाना खाता हूँ तो मुझे होटलों में खाना पसंद नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे इतनी वैरायटीज नहीं होती जितनी मुझे पसंद है। जी, मुझे कम से कम 4-5 तरह की, जैसे मारवाड़ी थाली जानते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें थोड़ी लौकी रहेगी, थोड़ी भिंडी रहेगी, थोड़ी तोड़ी रहेगी, जी, अरबी रहेगी, थोड़ा सा मीठा रहेगा, खट्टा मीठा अचार रहेगा, ऐसे 7-8 कटोरी हो, दाल अलग, पापड़ अलग, ये सारी चीजें। तो रोटी भले ही एक खाएं, जी, लेकिन सब्जियां, ये सब चीजें जो है उसकी वो एसेसरीज जो है, हाँ, वो सब ज़्यादा बड़ी, होनी चाहिए। जी, तो बस वहीं से मुझे बनाने का शौक लगा और मैंने मतलब कुछ चीज़ें अपनी तरफ से भी इन्वेंशन की बनाने में। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो क्या हुआ कि एक बार मैं पनीर बनाया तो मैंने पत्नी को दिया कि लो पनीर खाओ, तो वो ढूंढने लगी इसमें कहाँ है पनीर। जी, तो मैंने कहा ये खोया पनीर है। तो देखिए जीवन में अगर आपके हाथ से हो बिल्कुल, तो वो हर जगह आ जाता है। वो देख करके रोने लगी जी, एक आंसू पनीर में गिरा तो बोली कि जाओ पड़ोसी को दे आओ, अब ये रोया पनीर हो गया। अच्छा, तो जीवन में देखिए मेरी एक कोशिश रहती है कि इजी रहे। राइट, भगवान ने जीवन बहुत आसान दिया है, हम सबकी कोशिश रहती है कि इसको कॉम्प्लिकेटेड बना के रखें, तो उससे बचना चाहिए। राइट। आपने पत्नी की बात की है, तो मेरी पत्नी ने भी मुझे कह के भेजा कि आप सबसे पूछिएगा वो कौन सा तेल लगाते हैं, मुझे भी उसकी सख्त ज़रूरत है। जी, एक्चुअली कमाल की बात आपको मैं बताऊं कि मैं कोई तेल लगाता ही नहीं। अच्छा, ये तो एक शादीशुदा आदमी के जीवन में ना जी, 2 औरतें उसके सर पे हाथ फेरती है, जी, एक माँ, दूसरी पत्नी। जी, जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, जी, और पत्नी फेरती है तो उड़ जाते हैं। जी, तो मेरे आगे से पत्नी हाथ फेर रही है, पीछे से माँ फेर रही है। ये बहुत अच्छा है जी। हमें अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि वो भी ध्यान रखें, माँ का हाथ और पत्नी का हाथ दोनों ही बालों में और सिर पे बराबर से रहना चाहिए, तभी आप अपने बालों का ध्यान रख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने एक मित्र से कहा कि हम कभी शंभू शिखर जी से मिलेंगे, हमें सौभाग्य प्राप्त होगा, उनसे कुछ बातें पूछेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप ये पूछिएगा कि क्या उनका जन्म लोगों को पेट दर्द करने के लिए हुआ है, हंसा हंसा के पेट दर्द करने के लिए हुआ है, या उनके जिम्मे कोई और काम भी है? नहीं, मेरे जिम्मे और कोई काम नहीं, मुझे और कोई काम आता भी नहीं। जी, हाँ, बीच में मैंने थोड़ा बहुत शेयर मार्केट सीखने की कोशिश की थी जी, लेकिन मुझे लगा कि उसमें दिमाग लगाने से बेहतर है कि जहाँ पे दिल लगा है वहीं दिमाग लगाया जाए। जी, तो इसके अलावा मैं कुछ और नहीं करता। बहुत अच्छा। सर, इसके अलावा शायद और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, जरूरत भी नहीं है, मन भी नहीं करता। मन भी नहीं करता। मन ऐसा होता है ना कि कहीं कुछ मन कर लिया कि ये कर लो वो कर लो, यही बहुत है। जी, मुझे करेक्ट कीजिएगा सर अगर मैं गलत हूँ तो, क्योंकि मेरी उम्र भी आपसे शायद कम है और अनुभव भी कम है। मैंने उतना दर्शन शास्त्र, समाज
की संरचना और पुरानी सब चीज़ें नहीं सीखी हैं, शायद अभी कविता अपने सबसे अच्छे दौर में है, या आप मतलब एक कवि के नाते आप क्या? ऐसा नहीं कह सकते। देखिए क्या है कि अभी जो है ना, कविता अपने सबसे अच्छे दौर में हो या ना हो, लेकिन कवि अपने सबसे अच्छे दौर में है। अच्छा। दरअसल कवि सम्मेलन का कमर्शियलाइजेशन हो गया। राइट। इसका जो है, पहले कवि जो होता था उसको पैसा एक ही जगह से आता था जी, और वो आता था राजा के दरबार से। राजा के दरबार में भी हमेशा नहीं होता था जी, कभी कभी वहाँ पे उत्सव महोत्सव होते थे, तो कभी लोग अपनी कविताएं लेकर के राजा के दरबार में पहुँचते थे जी। वो राजा की शौर्य पे कविता सुनाते थे, प्रजा पर कविता सुनाते थे, राज्य वर्णन पर कविता सुनाते थे जी। राजा को अच्छा लगता था तो राजा उन्हें चलो कुछ उपहार, कुछ मुद्राएं भेंट कर देते थे। कविता लिखना कभी भी ये एक कमर्शियल वैल्यू का काम नहीं था जी। अब क्या हुआ कि ये एक एंटरटेनमेंट सेक्टर से जुड़ गया। अब लोगों ने इसको एक एंटरटेन की तरह ले लिया कि अब जो है कविता सुनना एक एंटरटेनमेंट है। ये कविता के मान के चलिए आप बहुत मतलब आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो हमारे सामने जो कविता के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, चाहे वो गोपालदास नीरज हों, निराला जी हों, दिनकर जी हों, विद्यापति हों, बहुत कवि, उन कवियों का जीवन अगर आप देखेंगे तो उनका जीवन कोई बहुत सुखी वैभवशाली नहीं था। बल्कि अब आज के कवियों का आप देखिए, डॉक्टर कुमार विश्वास, शैलेश लोढ़ा, सुरेंद्र शर्मा, हरिओम पवार, अशोक चक्रधर, इन कवियों का जीवन देखिए, आपको इनका जीवन बहुत ही वैभवशाली दिखेगा। मतलब ये ऐसे हैं कि किसी राजा की तरह जीवन जी रहे हैं जी। तो दरअसल कविता तो अच्छे दौर में है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, कवि बहुत अच्छे दौर में है। और ये दौर बहुत देर तक चलेगा आपको लगता है सर, या इसमें बहुत तेजी से बड़े बड़े बदलाव आएंगे? बदलाव की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन एआई के आने के बाद से जी थोड़ी संभावना जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। और ज्यादा बढ़ सकती है। आपका कहना है कि एआई आने से कवियों को फायदा होगा? हाँ, एआई आने से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फायदा होगा। राइट। हाँ, बहुत बड़ा फायदा होगा। इवन एआई हमारे जीवन में आ चुका है, अभी हम उसका बहुत ही शैशव बचपना देख रहे हैं जी। इसका जैसे कि अभी मैं क्या है कि 4 दिन बाद अमेरिका रहूंगा जी, लेकिन जब ये एआई अपने पूरे जोर पर आ जाएगा तो मुझे अमेरिका जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं पर बैठा रहूंगा जी, और ऑडियंस को ऐसा लगेगा कि मैं उनके सामने हूँ। बिल्कुल, है ना। अभी जैसे कि पहले हम मोबाइल यूज करते थे तो इसके 2G था, हमें कुछ डाउनलोड करने में 2 घंटा लग जाता था अगर हमें 1 GB डाउनलोड करना हो जी। अब 5G है, 1 GB मतलब माइक्रो सेकेंड। राइट। आपका अगर आपके पास वाईफाई है तो वो भी और जल्दी जी। इवन पिक्चर क्वालिटी आप पुरानी देखिए, बड़े बड़े फिल्मों पे जो आते थे 70 mm के पर्दे पे जो देखते थे जी, उसको देखिए तो आपको लगेगा कि यार कितनी घटिया पिक्चर क्वालिटी थी जी जी। अब आप देखिए पिक्चर क्या मतलब हाई रेजोल्यूशन है, उसको आप जूम कर करके कितना भी जूम कर लीजिए वो मतलब पिक्सल क्वालिटी नहीं, इतने अद्भुत है वो पिक्सल क्वालिटी। तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को डेवलप होने में, और टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से डेवलप हो रही है जी। जिन कैमरों से हम अभी शूट कर रहे हैं, हो सकता है 6 महीने बाद इसकी कोई रिलेवेंसी ना बचे। बिल्कुल बिल्कुल। अब मोबाइल फोन में ऐसे कैमरे आ गए हैं, इसके अंदर एक लेंस बदल जाए और चीजें बदल जाए जी। तो इसलिए एआई के आने से चीजें जो है बहुत तेजी से बदलेंगी। ये हमारा जीवन बदलेगा, ये हमारा सोच बदलेगा, हमारा नजरिया बदलेगा, हमारा लाइफस्टाइल बदलेगा, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही पॉजिटिव बदलेगा जी। ये बुरा नहीं बदलेगा, ये बहुत अच्छा बदलेगा। अब बुरा और अच्छा, जैसे कि अब पूरा ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर पे अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसके पास जितनी भी बिजली है वो न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है, उसके लिए बहुत अच्छा है जी। अब इधर आ जाइए, तालिबान अफगानिस्तान के इसमें या सीरिया, इनके लिए न्यूक्लियर जीवन मरण का खेल है बिल्कुल। तो इट डिपेंड कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपने जीवन में कैसे लेकर चलते हैं। भारतेंदु पुरस्कार आपको मिला सर, भारतेंदु हरीश चंद्र पुरस्कार आपको मिला, कैसा लगता है सर? मैं जान रहा हूँ कि किसी भी कवि के लिए एक पुरस्कार उसके
सुनने वाले लोगों की तालियां होती हैं, उसका प्यार होता है। हाँ, लेकिन देखिए क्या है कि पुरस्कार जो है ना, ये दरअसल आपकी जिम्मेदारी बढ़ा देते हैं जी। आपके ऊपर एक स्टैंप लग जाता है। अब क्या है कि अभी तो चलिए, जैसे मान लीजिए मुझे पद्मश्री मिल जाए जी। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, तो इसका जानते हैं, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि मुझे मेरे काम से मिला है। अब पूरी दुनिया मेरा आचरण देखेगी जी कि भाई ये व्यक्ति जिसको पद्मश्री मिला है, ये चलता कैसे है, बैठता कैसे है, दूसरों को स्पेस कितना देता है, दूसरों से बात कैसे करता है, सामने वाले के साथ इसका हेल मेल कैसा है, और इसका जो काम है उसका तो एक अलग चीज हो जाता है। बिल्कुल। काम के लिए तो आपको मिल गया, अब आपके आचरण के लिए लोग आपको जानेंगे जी। तो इसलिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और कोई भी पुरस्कार मिलता है तो निश्चित तौर से अप्रिसिएशन तो होता ही है, अच्छा लगता है। लेकिन जो मेरा अपना मूल स्वभाव है जी, उसमें जो आपने पहले बात कही वही है कि आपका सबसे बड़ा अप्रिसिएशन, सबसे बड़ा पुरस्कार वो आपके सुनने वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। उससे बड़ा उपहार कुछ नहीं। जी। हमारी टीम कुछ रिसर्च कर रही थी शंभू सर, तो उसमें दो बातें बड़ी एविडेंटली निकल कर आई, दो इल्ज़ाम आपके ऊपर वो उन्होंने लगाने की कोशिश की है। एक तो उनका कहना है कि आपकी वजह से बिहार से दिल्ली पलायन बहुत तेज़ी से हुआ है और दूसरा, आपने शराबबंदी को बहुत बढ़ावा दे दिया है, क्योंकि आप बोलते हैं कि बिहार में शराबबंदी हुई तो मैं दिल्ली आ गया। तो लोगों ने आपकी दोनों बातों को बहुत सीरियसली ले लिया है। एक तो इस वजह से पलायन बहुत तेज़ी से हो रहा है और दूसरा जो है शराबबंदी बढ़ रही है। देखिए पहली बात मैं एक मिनट इल्ज़ाम थोड़ा सा और पूरा कर लेता हूँ। अच्छा। और वो इस हद तक बढ़ी कि दिल्ली सरकार को नई लीकर पॉलिसी लानी पड़ी। अब वो उसका हश्र क्या हुआ एक अलग बात है, लेकिन मतलब मुझे लगता है इस पे आपकी सफाई। मैं आपकी बात समझ गया जी। आपको देखूं मैं तो आप मुझे बिल्कुल रजत शर्मा जैसे लग रहे हैं। नहीं अब मैं बताता हूँ। देखिए जो पहला इल्जाम है जी, तो ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद इल्जाम है, क्योंकि बिहार में भगवान और शराब जो है एक जैसे हैं जी, उपलब्ध हर जगह हैं, दिखते नहीं है जी। तो इसलिए ये तो मैं जोक में कह देता हूँ कि मैं यहाँ आ गया जी, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वो जिसको लेना है वो लेकर के मस्त है और मांग भी उठती रहती है बंद किया जाए। जो दूसरा है कि सरकार को यहाँ पे नई नीति लानी पड़ी, लिकर पॉलिसी ले गए। तो देखिए हमारे सभी बुजुर्ग एक बात कहते थे, शराब बुरी बात है जी, इतनी बुरी बात है ये नहीं पता थी जी। तो अभी देखिए पूरा का पूरा, अब तो मैं तो आपको इससे अलग एक आगे की बात बताऊं जी। अभी तिहाड़ जेल के जो वार्डन है उन्होंने राज्यपाल को कहा कि मैं बनाऊंगा सरकार, सबसे ज्यादा विधायक तो मेरे पास है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात तो है। खैर ये सब एक हास्य व्यंग की बातें हैं जी। और लेकिन ये है कि देखिए क्या है कि बिहार में शराबबंदी हो या दुनिया में हो, जी, शराब पीना कोई अच्छी बात तो नहीं है, जी, लेकिन वो बंद हो तब तो। जी, ये तो मेरे सारे श्रोता भी जान रहे हैं जी, जो सुन रहे हैं इस चीज को, कि उनको बिहार के जिस गली में जिस जगह पे चाहिए मिल जाएगा। जी। बंद करने वाले भी जान रहे हैं, विरोध करने वाले भी जान रहे हैं और नहीं पीने वाले भी जान रहे हैं। लेकिन चलिए अब दुनिया ऐसी चल रही है तो ठीक है। जी। शंभू जी, मैं आपके अंदर बहुत सारे व्यक्तित्व देख रहा हूँ। मतलब हम लोगों को दिल्ली में प्यार में एक नाम नहीं मिलता, काका, पप्पू, बच्चे, छोटू। आपने इतने सारे नामों पे कब्जा किया हुआ है, शंभू, शिखर, कवि, मतलब लोगों के मन को चाहने वाला। हाँ देखिए, तो आप हैं कौन? मतलब ये इन सारे एक बेहतर कुक, एक नहीं देखिए, मैं इसका आपको एक अगर मैं थोड़ा सा सीरियस जवाब दे दूं आपको इसका, जी, तो मैं बेसिकली कभी योगी, कभी कामी, कभी भिक्षु, कभी स्वामी, जी, मैं इन चारों चीजों में ही जीवन जी रहा हूँ। जी, कभी बिल्कुल किसी योगी व्यक्ति की तरह योग में लीन हूँ, जी, कभी कामी पुरुष की तरह, कामी व्यक्ति की तरह इस काम में लिप्त हूँ, कभी योगी हूँ, कभी भोगी हूँ, कभी भिक्षु हूँ, किसी से भी कुछ मांग लिया, और कभी स्वामी हूँ, जो सब कुछ है सब दे दिया। तो दरअसल ये सब तो लोगों ने अपनी तरफ से उपाधियाँ दे रखी है कि जी आप
बहुत सारे लोग मुझे मतलब अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे एक कवि हैं प्रवीण शुक्ल, वो मुझे भोलेनाथ के नाम से बुलाते हैं जी। और कई लोग जैसे एक संदीप शर्मा हैं, वो हाहा होती कहते हैं कि ऐसे तुम आते हो जैसे हंसी सी आ जाती है जी। तो अरुण जैमिनी है, वो भैरव बाबा कहते हैं जी। मुझे कुल मिला के लगता है कि आप ये सब नाम प्यार में रखे जाते हैं जी। आप गुस्से में तो उसका मूल नाम ही लेंगे जी। प्यार का ही नाम होता है जो होता है। तो कुल मिला करके मुझे अच्छा लगता है। मुझे दरअसल क्या है कि कई बार ना चीज़ों को हम बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से सोचते हैं। जी। मेरी नज़रों में मेरा अपना सम्मान इतना बड़ा है कि कोई भी चीज़ मुझे अपमानित कर ही नहीं पाती। जी। तो इसलिए कोई नाम दे ना दे मुझे अच्छा लगता है, मतलब आई फील ग्लैड। मैं अपने दर्शकों को ज़रूर ऐसा एक बार कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा पिछले 15 मिनट में कि सर के पास ज्ञान का भंडार है। आप कुछ और बात करते हैं और आप उसके अंदर के एक सीरियस व्यक्ति को, एक गंभीर व्यक्ति को जब जानते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अभी जब सर ने न्यूक्लियर पावर के बारे में बताया तो वो ज्ञान शायद बहुत सारे लोगों को नहीं होगा। अभी जब सर बता रहे हैं कि मैं भिक्षु हूँ, मैं कामी हूँ, मैं स्वामी हूँ, ये ज्ञान ही सर को महान बनाता है। आप सिर्फ ऊपर के व्यक्तित्व को जानते हैं, आप उस व्यक्ति के पीछे का व्यक्तित्व नहीं जानते हैं, उसके अंदर की गहराई नहीं जानते हैं। तो आइए कुछ गहराई की बातें करने की कोशिश करते हैं। शायद हम कुछ अंश, 2 अंश उस गहराई में से अपने दर्शकों के लिए और अपने लिए निकाल पाएँ। सर, आपने कहा था कि आपको कभी प्यार नहीं हुआ। हाँ, सच था, बीवी के दबाव में था। उस दिन ऐसा कहना था। तो बीवी से भी नहीं हुआ ना। अच्छा, मतलब ये कोई वो तो है नहीं। जी जी जी। कि दरअसल इसके लिए कभी समय ही नहीं मिला ये सोच। अब आपके साथ मतलब ये हास्य व्यंग के कवि को प्यार नहीं होता जी, या कवि को प्यार नहीं होता, या आप? मैं आपको बता जी क्या है। जी। जैसे आपके साथ बैठे जी बातें कर रहे हैं, मिले हैं, आपसे दूसरी मुलाकात है जी। बल्कि आज दूसरी है, पहले भी मिल चुकी जी। अब इसको क्या कहोगे, ये तो प्यार है। जी। भले ही यहाँ पर हम एक शूट के लिए आए हैं, शूट कर रहे हैं जी। लेकिन अगर कल को आप मुझसे मिलोगे जी। तो आप मुस्कुरा करके मिलोगे। बिल्कुल। कि प्यार है। अब इसको मैं क्या काउंट करूं कि मुझे प्यार हुआ है कि नहीं। तो मैं अपने सवाल को सुधार लेता हूँ सर। वो वाले प्यार की बात करते हैं। नहीं, वो वाले प्यार में मेरे 3 बच्चे हैं। जी जी। तो वो वाला देखिए, एक्चुअली क्या है कि अपने आप को छोड़कर जी और किसी और के पीछे पागल हो जाने जैसा प्यार नहीं हुआ। जी। मैं आपको अब एक छोटा सा चीज बताता हूँ। जो हमारे विज्ञान को पढ़ने वाले लोग होंगे, साइंस को पढ़ने वाले, खासकर जो लोग केमिस्ट्री को समझते होंगे जी, उन लोगों को एक चीज पता होगी। जो आयरन है और लोहा है, ये लोहा और आयरन दोनों जो है ना वो सेम संरचना से बनी है। एक ही ऑर्बिट पे इनके, जिस तरह से आयरन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन घूमता रहता है इसके ऑर्बिट पे, ठीक उसी सीक्वेंस में ये मैग्नेट में भी होता है। जी। दोनों की संरचना में कोई फर्क नहीं है। मतलब अब आप कहोगे कि फिर एक आयरन क्यों है, एक मैग्नेट क्यों है? जी। कुछ तो फर्क होगा। फर्क बस ये है कि जो मैग्नेट के भीतर के जो न्यूक्लियस हैं वो अरेंज्ड हैं और आयरन में डिसअरेंज्ड है। जी। जो डिसअरेंज्ड है वो अरेंज को अपनी ओर खींचता रहता है। मतलब चला ही जाएगा, वो कुछ भी कर लो आप। जी। अरेंज बैठा हुआ है अपना शांत, लेकिन जो डिसअरेंज्ड है वो चिपक जाएगा। जी। तो ये सारा खेल दरअसल यही है। ये जो मैग्नेट है जी, उसके भीतर का जो सीक्वेंस है वो सब कुछ अरेंज्ड है। तो उसके पास 50 तरह के लोहे आएंगे, क्योंकि उसके पास अपनी तो कोई संरचना है नहीं। जी। उसके भीतर भी वही गुण है जो मैग्नेट में है, बस वो अरेंज्ड नहीं है। मेरे साथ अच्छा और बुरा जो भी कहिए, वो ये हुआ कि मुझे बहुत जीवन में एक चीज़ ये पता चल गया जी, कि जीवन एक चुटकुला है और इस चुटकुले पर हंस लिया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं है। जी। तो आप मैग्नेट हैं,
और बहुत ये सारे कह नहीं सकते, ये तो देखिए क्या है, इट डिपेंड। मेरे बहुत सारे पार्ट है ना जी, मतलब कि भाई जैसे मेरा मन भी है, मेरा चित्त भी है, मेरा अहंकार भी है और मेरी बुद्धि भी है। जी, तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों चीज़ों को मिला करके एक पर्सनैलिटी बनती है। जी, तो जैसे कि मान लो कि आपका मन हुआ कि चलो पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपके चित्त ने कहा कि यार थोड़ी देर सो जाते हैं, आपके अहंकार ने कहा ये तो 2 घंटे का काम है, और बुद्धि ने कहा कि ये तो तुझे याद ही है। इन चारों चीज़ों ने मिला करके एक ऐसा खिचड़ी पकाया कि फिर आप पढ़ने गए ही नहीं। बिल्कुल। तो मतलब ये एक्चुअली ये आपकी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। जी, तो किसी किसी लेवल पे हो सकता है मैं मैग्नेट हूँ, किसी लेवल पे हो सकता है कि भाई मैं बिल्कुल मतलब आयरन से भी ज़्यादा बुरी स्थिति में हूँ। तो इसलिए ये डिफाइन नहीं किया जा सकता कि हूँ क्या। जी, बस ये पता है कि ठीक है, सब हाथ पैर सही सलामत है, चल रहा है अपना, जैसे दुनिया में 50 लोग मिल रहे हैं, मिल के खुश हो रहे हैं, बस यही है। हास्य कवि बनने के साइड इफेक्ट क्या है सर? आपको लोग गंभीरता से नहीं लेते, घर वाले भी नहीं लेते? जब वो तो मतलब कभी नहीं लिया, आज तक नहीं लिया। अच्छा, मित्र कुछ और ऐसे लोग होते हैं जो ये समझते हैं वो सोचते हैं कि यार इसके साथ तो बैठ के हंसना ही चाहिए। अच्छा, हाँ, मतलब वो ये नहीं सोचते कि यार इसके साथ कुछ और भी बात की जा सकती है। तो कवि का मन भी करता है सर गंभीर होने का? मन का तो सर क्या है ना, देखो मन तो ऐसा है, वो तो कुछ भी करने को करेगा। जी, हाँ, लेकिन वही है कि कवि का मन तो, मैं हर तरह की कविता लिखता हूँ, हास्य तो चलो मेरी पहचान बन गई, लेकिन हास्य कवि होने का सबसे बड़ा नुकसान यही है जी, कि आपको लोग जो है, फायदा पता है क्या है, आप किसी को गाली दे दो, फिर बाद में बोल दो मैं तो मजाक कर रहा था। जी, ये भी है, ये भी फायदा है। हाँ ये फायदा भी है। तो मैं अगर आपके एडवाइस को ठीक समझ रहा हूँ तो हमें हास्य कवि को भी गंभीरता से लेना चाहिए। आपको उस हर व्यक्ति को गंभीरता से लेना चाहिए जो आपके जीवन में जगह रखता हो, जो आपके जीवन में रहेगा। जी, जी सर, कला और व्यापार दोनों में कोई ना कोई कमज़ोर दौर आता है। व्यापार के कमज़ोर दौर को तो व्यापारी और कुछ पैसे के नुकसान से झेला जा सकता है, लेकिन एक कलाकार के जीवन में अगर कोई कमज़ोर दौर आता है तो वो आमतौर पे टूट जाता है। आपका फिलॉसफिकल माइंड इस बारे में क्या कहता है? देखिए क्या है कि एक कलाकार जो है ना, असली जो कलाकार है, वो दरअसल बस वही है कि वो टूटने के अलावा सब हो जाता है। जी, वो टूटता नहीं है, बाकी सब हो जाता है। अब जो आपने कला और व्यवसाय कहा, दरअसल कला भी व्यवसाय ही हो गया है। जी, अब कला मैं कहीं दिखा रहा हूँ, प्रस्तुति दे रहा हूँ, या मैं नेट पर डाल रहा हूँ, या मैं रील्स बना रहा हूँ, या फिर मैं इस कला का कहीं पर मान के चलो कि कुछ बुक के फॉर्म में ला रहा हूँ। क्यों ला रहा हूँ? जी, क्योंकि मुझे उससे पैसे चाहिए। और मैं क्यों पैसे बढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई मेरे को 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, अब मेरे ऑप्शन भी कम है, चाहने वाले भी ज़्यादा है, मैं अपने रेट बढ़ा दूँ। तो खैर ये तो एक अलग विषय हो गया। जो आपका मूल विषय था, एक कलाकार कभी नहीं टूटता है। कलाकार की बस एक ही कामना होती है, वो होती है कि ईश्वर मुझे सब कुछ देना, लेकिन जो अरसिक श्रोता है, जिस श्रोता के पास रस नहीं है, जी, मुझे जीवन में वो ना मिले। जी, बस एक कलाकार को जो है एक रसिक श्रोता चाहिए, दर्शक चाहिए, जिसके भीतर रस हो। अब जो चाहे वो नृत्य देख रहा हो, चाहे संगीत सुन रहा हो, चाहे वो कविता सुन रहा हो, चाहे वो कोई और कलाकृति जो मूर्ति बना करके देख, उसके भीतर रस होना चाहिए। अरसिक श्रोता जो है एक कलाकार के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। जी सर, मैं शादी के 30 साल पूरे कर चुका हूँ। बहुत अच्छा किया। तो आप मुझे कुछ टिप्स दीजिए कि मैं अपनी पत्नी को खुश कैसे रखूं। सर अब तो रहने दो, अभी तो ज़्यादा ज़रूरत है सर। 30 साल हो गए जब अब नहीं रख पाए। जी, तो इसका एक सिंपल सा टिप्स देखो, मैं आपको बताऊं, महिलाओं को खुश नहीं किया जा सकता। जी, कुछ भी कर लो आप, शादी के 30 साल में आपको पता चल गया होगा
कि इनको कुछ नहीं किया जा सकता। इसके बारे में कुछ किताब लिखिए सर, कुछ 100-200 टिप्स देश को दीजिए। हर शादीशुदा व्यक्ति के जीवन में ये दर्द है, जैसे एक आपने बताया पेमेंट की टेंशन। मैं नहीं चाहता कि बाकी लोग इससे वंचित रहें। अच्छा, वो झेलें, इसलिए मैं कोई किताब नहीं लिखने वाला। आपने डॉक्टर कुमार विश्वास का नाम अभी लिया। जी जी। आपने डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ बहुत सारे मंच साझा किए हैं। कोई ऐसी सीख, कोई ऐसी बात? आज 7 तारीख में अगर आपके पास नहीं रहता जी तो मैं वापी में उनके साथ ही होता। अच्छा जी जी। तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसा उनका दिया हुआ वाक्य, सूत्र? एक चीज जो मुझे बहुत पसंद है कि वो अपने सहयोगी कलाकारों का, जो उनसे उम्र में कितने भी छोटे हों, जब वो स्टेज पर रहते हैं और उनके साथ रहते हैं तो उनको कभी भी छोटा नहीं दिखाते जी। और दूसरी बात, जब वो स्टेज के बाहर होते हैं तो हमेशा उनके परिवार की चिंता करते हैं, उनके घर परिवार बच्चों की। और वो एक चीज़ कहते हैं कि अगर कभी जीवन में कोई ऐसी दिक्कत आए तो उसके लिए मान के चलो कि मैं हूँ, सब चीज़ें संभाल लूँगा। लेकिन वो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, छोटी से छोटी चीज़ों का, कि हमारा आर्टिस्ट किस होटल में रुका है, उसका रूम कैसा है, मतलब सारी चीज़ें जो कि आप उम्मीद नहीं करते अपने इतने सीनियर आर्टिस्ट से जी कि वो ऐसा करेंगे। जी। अगर आपको एक दिन के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करवा दी जाए सर, तो आप क्या बदलाव करेंगे देश में? सर अगर मुझे एक दिन के लिए पॉलिटिक्स में कोई रोल दे दिया जाए, मुख्यमंत्री बना दिया जाए बिहार का मुख्यमंत्री बना, तो सर मैं सबसे पहला ये कानून पास करूंगा कि अगले 5 साल तक के लिए मैं ही रहूं। जी। फिर दूसरा भी पूछना पड़ेगा हमें, अगर आप पहला ऐसा करें। एक दिन के लिए बना दे कि मैं कोई नायक फिल्म का हीरो तो नहीं हूँ जी, लेकिन मैं एक सिंपल सी बात यह है कि अगर मुझे इस देश की राजनीति में कुछ सुधार करने का मौका मिला जी, ये चाहे किसी भी तरह से हो, मेन प्रश्न किसी पे आते हैं, तो बस मैं इतना भर कहना चाहूँगा कि देश की जनता 100% वोट करने जाए, ये कंपल्शन हो, और देश का जो लीडर है जी, वो अगर अपने वादे पूरे ना करे तो वो खुद ही चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाए। बस, चाहे वो 15 लाख देने की बात हो, चाहे आलू से सोना बनाने की बात हो, अगर ये बात कही गई है तो इनको पूरा करना चाहिए। पब्लिक को फूल बनाने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। 5 साल रोज अप्रैल फूल नहीं होता। तो नेताओं को सबसे ऊपर राष्ट्र होना चाहिए जी, उसके बाद बाकी कुछ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसे ऊपर नेता और उसके परिवार हो गए हैं। तो मुझे जिस दिन भी मौका लगेगा कि मैं राजनीति में कुछ सुधार कर सकूं, तो मेरा सबसे पहला सुधार यही होगा कि जितने भी नेता हैं उन सबको घर बैठा दिया जाए, अब तुम लोग बैठो, और समाज को एक नई दिशा देने के लिए, जो आप जानते हैं हमारे जो दादा दादी, नाना नानी, ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे बहुत जी, लेकिन ये हमसे ज़्यादा अच्छा जीवन जी के गए। बिल्कुल। वो इसलिए जी करके गए कि अपने जीवन में कॉम्प्लिकेशंस नहीं पाले। तो मुझे अगर मौका मिला ना कि भाई मैं क्या करूँगा, तो मैं तो आपको सच बता रहा हूँ, सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगा कि अपने आप को 5 साल के लिए बना लूँगा जी, फिर अपने मित्रों का जो है मैं मंत्रिमंडल बना दूंगा जी, है ना, उसमें आपको भी एक मंत्रालय दे दूंगा, सवाल जवाब मंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया जी क्योंकि आप वही पूछ रहे हैं जी। तो सवाल जवाब मंत्रालय आपके पास रहेगा। और मैं एक नियम करूंगा कि भैया देश में हर साल 1 महीने के लिए लॉकडाउन लगे जी, सब अपने अपने घरों पर आ जाए, सब अपने अपने घरों पे रहे, परिवार के साथ रहे। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है। मैंने एक कहानी लिखी थी, मेरी किताब है कहानियों की जी, लॉकडाउन की कहानियाँ। उसमें मैंने लिखा था कि एक दादाजी जो है, पहली बार वो पोते के साथ में, अपने घर के छोटे छोटे बच्चों के साथ में पहली बार जब 10-12 दिन एक साथ रहे, तो उनसे बच्चे ने पूछा पोते ने कि दादा क्या आपके टाइम पे भी कभी लॉकडाउन लगा था, जी, ऐसा सब कुछ बंद हुआ था? तो दादा ने कहा कि बेटा मेरा तो अनलॉक अब हुआ है, मैं तो जब से रिटायर हुआ तब से मैं लॉकडाउन में हूँ। तब से लॉकडाउन में हूँ। तो हाँ, बच्चे चले जाते हैं वहाँ दुकान, तुम चले जाते हो स्कूल, हम दिन भर घर में अकेले रहते हैं लॉकडाउन में। अब लग रहा है कि हमारा लॉकडाउन खुला है, तो 1 महीने के लिए हर साल जो है देश में लॉकडाउन लगाऊंगा। सर, आपने मंच से बहुत बार कहा है कवि फंसता नहीं है, फंसाता है। हाँ। ये कवि होने का आत्मविश्वास है या बिहारी होने का? दोनों ही है जी, दोनों ही।
ये बिहार के आदमी का मामला थोड़ा अलग रहता है जी। बाकियों में जितना दिमाग है उतना हमारा खराब रहता है। अच्छा जी सर। सर अगर आप त्रेता युग में होते तो कौन सा छंद सुनाते? सर मैं त्रेता युग में होता तो कौन सा छंद सुनाते? छंद सुनाता जी, या कौन सी कविता सुनाते? हाँ, ये तो बहुत ही कठिन काम है, लेकिन मैं अगर त्रेता युग में होता तो मैं देखिए 4 लाइन सुनाता कि मन के विकार दूर करो पुण्य मिलेगा, दीपक की तरह तुम भी जलो पुण्य मिलेगा, और जीव अगर चाहते हो मोक्ष तुम मिल जाए अभी तो जी। श्री राम जपो पुण्य मिलेगा। त्रेता युग में राम थे तो उन्हीं का गुणगान करते। जी। अगर मोदी जी ये अगला चुनाव जीत जाएंगे 2024 का, तो आप अपने अंदाज में कैसे उन्हें बधाई देंगे? 4 लाइनों में मोदी जी जो है ना, इस बार वो बोले हैं अब की बार 400 पार। जी। मैं उन्हें कहूँगा मोदी जी इस बार हम आपको 400 पार करा दे रहे हैं, अगली बार जो है ये कम से कम 650 पार होना चाहिए। जी। अब आप वो कैसे? जी। तो इसमें पाकिस्तान की जो लोकसभा की सीटें हैं वो भी ऐड कर ली जाए। अच्छा जी। और अगली बार अखंड भारत के साथ में चुनाव लड़ा जाए। जी बिल्कुल ठीक है जी। तो ये तो बहुत उम्दा रहेगा अगर ऐसा कुछ कर पाए तो। सर आपकी पर्सनल और फैमिली लाइफ एक सीक्रेट के जैसी है, बहुत सारी बातें लोगों को नहीं पता है। क्या हमें आप उस इंसान के बारे में बताना चाहेंगे जिनकी भूमिका आपकी ज़िंदगी में शायद बाकी लोगों से कहीं ज़्यादा है? हाँ, ऐसा कोई खास नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। तो फिर भी अगर एक व्यक्ति का नाम लेना हो तो पवन श्रीवास्तव हैं। उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैं जो जैसा जिस तरह का हूँ जी, उसको उसी तरह से स्वीकार करना, और मैंने उनसे ध्यान भी सीखा है। मैं उनके साथ में काफ़ी टाइम भी मैंने बिताया है जी। और मेरे जीवन का शायद ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन उनसे मेरी बात ना होती हो। तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने उनसे जाना है, समझा है, और जीवन के ताप को सहना सीखा है। जी। और भाई साहब क्या करते हैं पवन जी? पवन जी कुछ नहीं करते, सिखलियर है। जी। अब रिटायर्ड पर्सन है, कुछ नहीं करते, घर में रहते हैं। जी। सर आपको चीनी जमा के गन्ना बनाने का बहुत शौक है जी। ये बायोलॉजी है या आर्ट है? ये देखिए दरअसल क्या है, आप मैं पहली बार किसी चैनल पे इसका सीक्रेट जो है जी ये ओपन करता हूँ। क्या है कि लोग मुझसे पूछते हैं बहुत बार, जी, लोग मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि जी ये चीनी को जमा करके गन्ना बना दूँ, ये क्या है? जी। तो ये है क्या कि जिस टाइम पे देश में अन्ना आंदोलन चल रहा था जी, तो सारे कवि अन्ना पर कुछ न कुछ लिख रहे थे। मेरे दिमाग में भी चल रहा था जी, कि अन्ना पर कुछ लिखा जाए। तो मैं सोचता था अन्ना पर क्या होगा, अन्ना, पन्ना, गन्ना, ये सब इसके तुकात होंगे। ऐसे दिमाग में चल रहा था काफ़ी दिन से, मैंने कुछ लिखा नहीं था। जी। तो हुआ क्या कि मैं कानपुर एक शो पे गया, फिर मुझे वापस जो है अगले दिन दिल्ली जाना था। तो रात को 2:30 बजे कानपुर राजधानी चलती है एक, जी, जो आपको सुबह सुबह दिल्ली पहुंचा देती है 7 बजे के आसपास। तो मैं उसमें बैठा, मेरा सेकंड एसी में टिकट था और अन्ना आंदोलन के समय की बात है। आपको जानकर हैरानी हुई कि उसमें कम से कम 15-20 लोग राजधानी में चढ़े, सेकंड एसी में चढ़े, किसी के पास एक टिकट भी नहीं था। तो टीटी ने कहा कि अच्छा इस राजधानी के साथ दिक्कत क्या है, कानपुर के बाद सीधे जो है वो दिल्ली रुकती है। जी। तो टीटी ने कहा भाई आप सबका फाइन होगा। बोले हम फाइन नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? बोले हम तो अन्ना आंदोलन में जा रहे हैं। बोले तो? बोले हम जा रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने। जी। तो मेरे दिमाग में आया कि ये भ्रष्टाचार करके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, जी। ये इतना बिल्कुल अपोजिट काम है जैसे चीनी को जमा करके गन्ना बनाने जैसा है। जी। कि भैया मतलब चीनी है, उसका मेन तो गन्ना है, गन्ना है, बिल्कुल, तब तो चीनी बनी है वो। हाँ, अब ये वापस भ्रष्टाचार करके और भ्रष्टाचार रोकने जाएंगे जी। तो ये तो चीनी को जमा करके गन्ना बनाने जैसा होगा। जी। तो पहली लाइन तो वहां से क्लिक की, राइट। कि चीनी को जमा करके गन्ना बना दो। अब आगे की लाइन इसमें क्या है, हीरा दे मुझको उसका भी मैं पन्ना बना दूं। टोपी वो बेचता हुआ बोला कि बाबूजी ला 20 रुपए दे, मैं तुझको अन्ना बना दूं।
अब 20 रुपया में आपको ईमानदारी का सर्टिफिकेट यानी मैं हूं अन्ना टोपी लगा के मिल गया। अब मैंने इसका आगे बढ़ाया। मैंने उस टोपी वाले से कहा कि मैंने कहा कि 10 की टोपी 20 में देगा, ऐसे तो भ्रष्टाचार और फूले फलेगा। आंखें दिखा के मुझको वो बोला कि बात सुन, तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल बनेगा जी, अन्ना नहीं बन पाएगा, आधा बनेगा बिल्कुल उसका जी। तो एक्चुअली क्या है कि ये कविता दरअसल इस तरह की थी जी। लेकिन फिर बीच में क्या हुआ कि अन्ना की रेलेवेंसी कम हो गई, मुन्ना सीएम बन गए जी। अन्ना अपना गन्ना चूसने रालेगांव चले गए जी। तो अब वो इस पूरी कविता को सुनने के लिए लोगों के पास समय नहीं रहा। तो मैं इसको लगातार बार बार इसमें जोक्स, टिप्पणियाँ, कुछ नई बातें, कुछ इसमें पंच लाइन ऐड करके लोगों को एंटरटेन करता रहता हूँ। बहुत धन्यवाद। सिर्फ एक दो और सवाल, थोड़ा सा मैं अलग तरफ अपनी बातचीत को लेके जानना चाहूँगा सर। मैं खुद व्हीलचेयर पे हूँ और देश भर में हमारी लगभग 2.5% जनसंख्या किसी ना किसी तरह की डिसेबिलिटी से जूझ रही है। उनके प्रति समाज संवेदनशील नहीं है, उनके प्रति सरकार की पॉलिसीज़ संवेदनशील नहीं है, और कहीं ना कहीं जो हमारे मंच के नेता हैं, अभिनेता हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी भी संवेदनशीलता कुछ या तो है नहीं या नज़र नहीं आती है। तो इस पे आपके मन की कोई ऐसी बात है जो आप कहना चाहते हैं? आपको बताऊं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। इसका दिखाने का चेहरा और है और होने का चेहरा कुछ और है जी। और ये समाज ही नहीं बल्कि हमारी सरकारें भी, और मोदी जी ने भले ही एक दिव्यांग शब्द दे दिया हो, बहुत सारी चीज़ें कहते हों, लेकिन समाज को कहीं ना कहीं इस बात को सोचना होगा कि इस पे व्यक्ति की बुद्धि, जैसे आप देखिए ना, आपने कहा लेकिन मुझे ये सुन के अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अच्छा इसलिए लगा कि भाई मैं जिस व्यक्ति को आज की तारीख में आदर्श मानता हूँ वो स्टीफन हॉकिंस, आपने सुना होगा जी। वो आपसे भी बुरी स्थिति में थे जी, लेकिन उनकी थ्योरीज को आज भी दुनिया फॉलो करती है जी। हाँ, एक चीज़ और है, क्या है कि जिस व्यक्ति के भीतर में थोड़ी कुछ कमतरी होती है ना, उसको प्रूफ करना पड़ता है जी। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। उसको प्रूफ करना पड़ता है कि नहीं वो है। दूसरों व्यक्ति को थोड़ी सहूलियत हो जाती है कि उसको प्रूफ नहीं करना पड़ता जी, उसको साधारण रूप से ही स्वीकार्यता मिल जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब इसमें तो विधाता ने ऐसा क्यों किया, क्या है, कि सब तो एक अलग विषय है, लेकिन अगर भगवान किसी के किसी चीज़ को कम करता है तो उसको किसी न किसी चीज़ में बढ़ा देता है। उसके घर पे सब कुछ इक्वल है। अब आपके साथ में ये समस्या होते हुए भी मैं जितनी बार भी आपसे मिला हूँ, मैंने कभी आपको उदास नहीं देखा। आप इतना बड़ा, मतलब एक समझिए कि बच्चों को खुशी बांटने का आप काम करते हैं, कितने लोगों को आपने रोजगार दे रखा है पूरे देश के, कितनी सारी जगह पर आपके अपने बचपन प्ले स्कूल से लेकर के और तमाम चीज़ें आपकी चल रही है, कितने परिवार आपकी वैसे चल रहे हैं। मैं कहता हूँ कि कोई व्यक्ति जो रोज़ सुबह उठ करके जिम जाता हो और ऐसे 6 पैक ऐप बनाता हो, वो अपने बाप के खर्चे पर चल रहा होगा जी, और आपके वैसे कितने लोगों के घर पे उनके बाप पल रहे होंगे जी। तो इसलिए इस चीज़ को शक्ति मानी जाए, और ये समाज की विडंबना है, इसको ठीक करना इतनी इजीली आप भी जानते हैं आसान नहीं है, क्योंकि नैतिक जो है ना, व्यक्ति को कोई कानून नहीं बना सकता जी, ये उसके भीतर जागता है। बिल्कुल नैतिकता उसके भीतर जागता है, और कहीं ना कहीं मुझे मानना है कि भेदभाव तो होता है जी। मैं ऐसी रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि आप अब से आगे के अपने जीवन भर में जब भी आपको मौका लगे, अपनी कविताओं के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए इस तरह के मुद्दे पे अगर 6 महीने में एक लाइन भी बोल देंगे तो डेफिनेटली वो समाज में बदलाव लाएगा। तौर से मुझे ये आपने बोला भी होगा, मैंने शायद नहीं देखा होगा, पर फिर भी नहीं, अगर तो आप मैं अगर याद करूं तो कभी इंटेंशनली
ऐसी बोल दिया हो तो बोल दिया हो, लेकिन कभी इंटेंशनली नहीं इस विषय पे कभी ध्यान किया जी। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इस बात को आगे से जी, क्योंकि हाँ, अगर करके एक आप करेंगे तो फिर शायद और कभी करेंगे, फिर शायद और हाँ, लोगों हो तक सकता है। पहुंचेगा। लोग पूछा कुछ, अगर मान लो कि 500 लोग सुन रहे, उसमें से किसी एक व्यक्ति में भी अवेयरनेस जगी, एक व्यक्ति में भी स्वीकार्यता जगी, जी जी एक के भी जीवन में बदलाव आया, जी। तो बोलना सार्थक है। आपको दिख गया कि कोई व्यक्ति बहुत पीछे खड़ा हुआ है और आगे नहीं आ पा रहा, और आपने उसे आगे बुलाकर एक कुर्सी दिलवा दी, तो आप में मंच पे खड़े होने के समय ये ताकत होती है। आपने उसके लिए प्यार के 2 शब्द बोल दिए, ताकत के 2 शब्द बोल दिए, तो उस वक्त आपके अंदर ये ताकत होती है। तो आपकी दी हुई वो ताकत, जैसे आपने कहा कि उसका जीवन बदल सकती है, इस आशा को मैं आपसे ज़रूर बांध के रखूँगा। जी, 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 मिले ना मिले, हम आगे शायद देर से मिले, पर मैं आशा करूँगा कि आप ऐसा कुछ। जी बिल्कुल। हमारी टीम ने एक रैपिड फायर बनाया है सर, आखिरी के 3-4 सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हमें पता है कि आपके क्या होंगे। गुलाब जामुन या मुझे ये नहीं पता था सवाल आपके ये होंगे। गुलाब जामुन या रसमलाई देखिए, अभी तो मैं गुलाब जामुन की बात करेंगे। हाँ। ठीक है जी। दाल मखनी या पनीर लबाबदार? पनीर मुझे पसंद ही नहीं है जी। आज आपने खाने पे मुझे सर्व किया था, मैंने थोड़ा सा उसका चखा जी। दाल मखनी इज बेटर। जी सर, हाफ गर्लफ्रेंड या एक तरफा प्यार? क्या कहा जाए इसको, ये कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन दरअसल क्या है ना कि जिस व्यक्ति के मन को आपने छू लिया, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जी, वो कभी भी हाफ नहीं होता जी, और फिर वो एक तरफा भी नहीं रहता। जी। हाँ। हम आपसे बातों में तो पक्का ही जीत नहीं पाएंगे, तो आपने इसका जवाब घुमा दिया है, बट ठीक है, हमें स्वीकार है। हिंदी या उर्दू? हिंदी। टीवी शो या फिल्म? टीवी शो सभी जगह उपलब्ध है, सभी लोग देखते हैं। कवि सम्मेलन या महिला सम्मेलन? ऑब्वियस सी बात है, कवि सम्मेलन, उसमें महिलाएं भी आई जाएंगी। जी। आपकी कोई फेवरेट वेब सीरीज? मेरी फेवरेट वेब सीरीज, मैंने लास्ट वेब सीरीज कौन सी देखी थी, फेवरेट तो कोई ऐसी है नहीं, लेकिन मैंने अभी लास्ट जो देखी है वो हर्षद मेहता ही देखी थी। जी। हाँ। दिल्ली या दुबई? दिल्ली। आलिया भट्ट या माधुरी दीक्षित? आप पे खतरा है ये, मतलब अगर आपने नया नाम ले लिया तो उम्र की बात आ जाएगी, और पुराना नाम ले लिया तो। मुझे तब भी पसंद थी जब मैं छोटा था। अच्छा जी। हाँ। तो माधुरी मान लो। माधुरी जी। राहुल गांधी जी या मोदी जी? राहुल गांधी। मोदी, राहुल गांधी। यस। मोदी जी या योगी जी? हाँ, ये है योगी जी। योगी जी, बिल्कुल ठीक है सर। आपने बहुत ईमानदारी से अपने सवालों का जवाब दिया, हमें बहुत खुशी हुई। हम शायद सर के अंदर का, कवि शंभू शेखर जी के अंदर का वो व्यक्ति देख पाए, आप तक शायद हम अपनी बातों के जरिए ला पाए, जो हम मंच से नहीं देख पाते हैं, हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं। और इसी तरह की किसी और चर्चा में, किसी और सेलिब्रिटी के साथ आपसे जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आपका